नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी ट्रेडिंग रिलेटेड सवाल हो या हो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बात, आपकी तमाम स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले तो तरीका नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आज मार्केट में क्या हुआ उसका रिकैप भी लेंगे, स्ट्रैटेजीज भी लेंगे और साथ ही आप क्वेश्चन को करेंगे शामिल। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं। हम शो के दौरान कुछ लाइव क्वेरीज पिक भी करते हैं। आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद है। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज मार्केट में क्या हुआ? आज फेड की मीटिंग आउटकम से पहले बाजार थोड़ा सा कॉशियस रहा। वही कॉशियसनेस हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देख रहे थे। एक दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 145 अंक बढ़ा और निफ्टी में 52 अंक की बढ़त के साथ 18,660 पर क्लोजिंग हुई। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, 44,000 के पार क्लोज हुआ। खरीदारी आज मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थी। आईटी मेटल रियल्टी स्टॉक्स में तेजी दिखी, तो कंज्यूमर गुड्स पावर स्टॉक्स में भी खरीदारी रही। एफआईज ने खरीदारी की है 372 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की है 926 करोड़ के आसपास की। तो ये आंकड़े हैं संस्थागत निवेशकों के। लेकिन कल के लिए आउटलुक क्या है, आस्था से क्विकली ले लेते हैं राय। आस्था, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा, क्या व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी बिल्कुल। गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, सबसे पहले अगर मैं निफ्टी की यहाँ पे बात करूं तो मेरे हिसाब से आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि 18,660 के आसपास की जो क्लोजिंग हुई है तो वो ये दर्शाती है कि निफ्टी हो सकता है एक अपसाइड पकड़े, जिसमें ऊपर में पॉसिबिलिटी लग रही है 18,720 से लेके 780 तक के लेवल्स की। तो मेरे हिसाब से कल एक हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया। नीचे में अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल रहा है स्टॉप लॉस के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे, वो 18,480 का है। तो 18,480 के एक स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से निफ्टी को 18,660 के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। ओके, और बैंक निफ्टी पर क्या आउटलुक रहेगा? निफ्टी बैंक भी आज काफी बढ़िया यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से कल के सत्र में निफ्टी बैंक भी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसमें भी हमें एक तेजी का ही रुख देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक में कल हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन रहेंगे 44,200 से लेके 44,400। तो अगर ग्लोबल मार्केट्स ने ओवरनाइट सपोर्ट किया तो वहां पे भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक में। स्टॉप लॉस के तौर पे 43,000 यहाँ पे जो लेवल आ रहा है वो 700 का आ रहा है, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक में भी लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, चलिए तो इंडेक्स पर राय हुई। अब आपके सवाल ले लेते हैं फटाफट से और पहले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जामिल हैं हैदराबाद से। जामिल, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने, क्या जानना चाहते हैं? मैडम गुड इवनिंग। मैंने लिया है इजी माई ट्रिप का 5,300 स्टॉक्स और लिया है 61 रुपीज एंड 50 पैसा से। और ये इजी माई ट्रिप जब से ये स्प्लिट हुआ है और ये बोनस शेयर हुआ है, तब से ऐसा लग रहा है कि शेयर में थोड़ी हलचल ज्यादा है। तो क्या इसको वन ईयर तक, एक साल तक होल्ड कर सकते हैं या फिर उसको ट्रेडिंग माध्यम से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? ठीक है, प्रॉफिट्स में तो आप हैं नहीं अभी तो आपके भाव से 5 रुपए नीचे ही है, पर पूछ लेते हैं। आशा, सिंपल क्वेश्चन है। 61 पे खरीद लिया इन्होंने। हमने बहुत एक्टिविटी देखी है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखा है, प्राइस अप्रिसिएशन भी देखा है इज माई ट्रिप में। लेकिन सवाल ये है कि साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे होल्ड करना चाहिए या ट्रेडिंग का व्यू रख के निकाल दें अगर भाव के आसपास आए या उस भाव से थोड़ा बहुत भी ऊपर जाए? मेरे हिसाब से देखिए रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इन्होंने बिल्कुल सही यहाँ पे बताया कि ये थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है और एक दायरे में ये फंस गया है ये काउंटर। और जो दायरा बना हुआ है वो मोटा मोटी 50 रुपए से लेके 65 रुपए के बीच में है और शायद ये इसी दायरे में घूमता रहेगा आने वाले 1-2 हफ्ते की मैं बात करूं। मेरे हिसाब से इसमें पोजिशन अब तेजी की तभी लौटेगी जब एक बार ये 58 के ऊपर क्लोज कर लेगा। तो 58 के लेवल को भी क्लोजली वॉच करें। उसके ऊपर अगर बंद होता हुआ नजर आता है तो मेरे हिसाब से ऊपर में काफी ब्राइट चांसेस हैं कि 65 तक जाए, जो इनको प्रॉफिट करके देगा ये ट्रेड। तो अभी तो बने ही रहना है इसमें और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 50 के आसपास का। अगर एक बार 58 के ऊपर गया तो मेरे हिसाब से 65 तक के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। समय सीमा 2 से 3 महीना एटलीस्ट इनको रखनी है और इनका तो यह लॉन्ग टर्म व्यू है, तो मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है। बने रहिए पोजिशन में। होल्ड करने की सलाह है। जोशु हैं हमारे साथ अब मैंगलोर से। जोशु, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरा टाटा मोटर्स है 1505 शेयर से 490 के भाव में लिया है और टाटा पावर है 1000 से 248 के भाव में लिया है मैम। टाटा मोटर्स 1 साल हो गया लेके, तो आपके पिछले ज्यादा हुआ। हाँ,
वो तो भाव ही बता रहा है आपका 1 साल से पहले की आपकी खरीदारी होगी, क्योंकि 1 साल से तो ये स्टॉक चला ही नहीं है, थोड़ा हल्का ही हुआ है ऊपरी स्तरों से। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि दोनों स्टॉक्स आपने ऊपर के लेवल्स पे खरीदे। अब अपना होराइजन बताइए ताकि आस्था से सजेशन ले सकें। क्या टाइम होराइजन है आपका इन दोनों स्टॉक्स को लेकर? ये जो टाटा पावर्स लेके 3 मंथ्स हो गया रहेगा, 3-4 मंथ्स, बट ये टाटा मोटर्स लेके ऑलमोस्ट 16 मंथ्स हो गया, मोर देन 16 मंथ्स। ठीक है। आस्था, इन्होंने अपना होल्डिंग टाइम बताया है बेसिकली। मैं जानना चाह रही थी कितना समय और रख सकते हैं, बट एज्यूमिंग कि 1-2 साल दे सकते हैं, रखने चाहिए ये स्टॉक या कोई और व्यू होगा? टाटा मोटर्स में खरीदारी 490 की, टाटा पावर में खरीदारी 248 की। जी बिल्कुल, अगर इतना लंबा नजरिया है 1-2 साल का, तो यहाँ पे पहले तो बने ही रहना है। और एक चीज का जरूर ध्यान रख लें, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मैं सबसे पहले टाटा मोटर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे जो निकल के आ रहा है इस काउंटर को, वो तकरीबन यहाँ पे 390 से लेके 375 के जोन में है। मेरे को ऐसा लगता है 390 के नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे बेहद कम है। तो एक तो 390 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को अभी तो होल्ड करें। दूसरी तरफ ये तेजी में कब लौटेगा, ये काउंटर तेजी में लौटने के लिए 440 के ऊपर इसको लौटना जरूरी है। 440 के ऊपर अगर ये चलने लग गया तो मेरे हिसाब से तेजी बढ़िया लौटेगी, जो इस काउंटर को 470 से 495 के स्तर तक लेके जाएगी इनिशियल लेवल पे, जो कि इनकी खरीद की प्राइस भी है 490 के आसपास। तो अभी इनको यहीं पे रखना है और ये लेवल को क्लोजली वॉच करना है कि ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए 440, तो इनको इनकी कॉस्ट तो बिल्कुल देखने को मिलेगी, बल्कि मुनाफा भी होगा। बने रहना है टाटा मोटर्स में और स्टॉप लॉस 390 का स्ट्रिक्ट रख लें। लेकिन तैयार है, थोड़ा सा हो सकता है ये धीरे चले काउंटर और थोड़ा समय ले तेजी में लौटने के लिए। दूसरी तरफ अगर मैं टाटा पावर की बात करूं, तो यहाँ का भी चार्ट जिस तरह का टाटा मोटर्स का है वैसा ही चार्ट है। यहाँ पे भी हमें तेजी लौटने में थोड़ा समय लगेगा, बने रहना है, लेकिन फिर भी 210 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी के लिए यहाँ पे 230 का स्तर पार करना जरूरी है टाटा पावर को। फिर हम इसमें जो तेजी देखेंगे वो 250 से इसको ड्राइव करेगी 280 तक। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही काउंटर्स में बने रहना है, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए सजेशन, होल्ड कीजिए अगर 1-2 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। राजेंद्र अग्रवाल हैं दिल्ली से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? गुड आफ्टरनून मैडम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं सवाल पूछने से पहले, वो सवाल कहने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ विथ योर परमिशन, मिस्टर गाबा के लिए, गाबा जी के लिए, सॉरी। बताए जी, उनको बताइए। मेरी तरफ से और मेरी मिसेज की तरफ से बहुत ज्यादा थैंक यू बोल देना। मैं और मेरी मिसेज कंटिन्यूसली उनको सुनते, उनको वॉच करते और फॉलो करते, और आज उनकी वजह से मुझे आरबीएल बैंक के अंदर एडिशनल 2% का फायदा हो गया। एक्चुअल में मैं कल से ही सोच के बैठा था कि आरबीएल बैंक मेरे पास होल्डिंग है और मेरे उसमें 15% के मार्जिन पे बैठा था, तो मैं तो सुबह निकाल रहा था, लेकिन मेरी मिसेज ने बोला नहीं, गाबा जी ने बोला मत निकालो, और उनकी वजह से मुझे 2% का एडिशनल आज फायदा हो गया। तो प्लीज पास ऑन माय रिगार्ड्स टू मिस्टर गाबा। डेफिनेटली आपके रिगार्ड्स डेफिनेटली गावा साहब तक पहुंचा दिए जाएंगे। अभी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे पास दिलीप बिल्डकॉन के मैडम 100 शेयर्स हैं जो 433 में मैंने परचेज किए, 433 के अंदर, आज के 6 महीने पहले। तो उस पर मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या उसको मतलब रिटेन करना चाहिए? टाइम का मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी इज नॉट माय प्रॉब्लम। ओके, पर काफी ऊपर खरीदा आपने स्टॉक, 50% के आसपास का लॉस तो हो रहा है ऑलरेडी। 433 की बाइंग है, 229 पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि ये स्टॉक तो 700 तक का भी भाव होता था एक समय में। तो आस्था क्या करना है इनको दिलीप बिल्डकॉन में? जैसे इन्होंने कहा इनको प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कर सकते हैं ये, बट वर्दी होगा इसको होल्ड करना दिलीप बिल्डकॉन? क्या सजेशंस? मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम देख के देखना चाहिए। और एक चीज और है, ये स्टॉक को तेजी में लौटने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। मेरे हिसाब से 270 काफी दूर है यहाँ से वो स्तर। एक बार वहां तक अगर ये चला गया तो अच्छा होगा उसको वापस से पुराने लेवल्स पे आने पे, क्योंकि इनकी तो 400 की खरीद है, इसलिए अभी तो थोड़ा सा वेट करें। लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी एक स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे क्लोजली वॉच कर सकते हैं वो तकरीबन 200 का आ रहा है।
तो 200 का लेवल का एक स्टॉप लॉस रख के अभी तो पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन काफी समय से ये एक ही दायरे में घूम रहा है। अगर ब्रेकआउट इसमें निकला ऊपर की तरफ का तो बढ़िया तेजी लौटेगी, तो हमें उसी का इंतजार करना है। और वो ब्रेकआउट इसमें पहला तो आएगा 245 के ऊपर और उसके बाद आएगा 270 के ऊपर। तो अभी बने रहिए 200 की स्टॉप लॉस के साथ, इंतजार कीजिए। 245 के ऊपर ये बंद हुआ और उसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो और ज्यादा तेजी आएगी। तो इतने बड़े नुकसान में अभी तो एग्जिट करने की सलाह नहीं। ओके, होल्ड कीजिए 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 245 पार करेगा तो तेजी और बढ़ेगी, अभी एग्जिट मत कीजिए इतने नुकसान पर। राजेश है दिल्ली से। राजेश नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, राजेश बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे पास मैम आईओबी के 31 की बाइंग है मैम, 30,000 क्वांटिटी मैम। तो इसका नेक्स्ट व्यू बताओ मैम। 31 की बाइंग है। अभी 1.5 रुपए का फायदा हो रहा है आस्था। क्वांटिटी 30,000, 31 की बाइंग, निकल जाए या रखें अभी इंडियन ओवरसीज बैंक? तेजी बन रही है तो थोड़ा सा रुकना बेटर होगा। अगर निकलना है तो मेरे हिसाब से ऊपर में यहाँ पे जो लेवल्स मुझे लग रहे हैं और अच्छे देखने को मिलेंगे, वो तकरीबन यहाँ पे 36 तक के लग रहे हैं इनिशियल। तो वहां पे फिर देखेंगे कि ये निकलना चाहिए। अभी तो ये बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो कॉस्ट प्राइस का ही लगा ले। अगर ट्रिगर भी हुआ तो भी ये बिना उसके नुकसान के निकलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा समय और देना चाहिए। 36 तक का टारगेट रखते हुए होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, काशीनाथ है हमारे साथ पटना से। काशीनाथ जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैडम। हम टेक महिंद्रा और विप्रो का शेयर 450 टेक महिंद्रा में और विप्रो का 2100 लेकर के फंसे हुए हैं। फंसे हुए नहीं है, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए है, हमको चिंता नहीं है, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है उस पर कब तक आएगा? ओके, टेक महिंद्रा में आपकी बाइंग है 1152 की, विप्रो में है 463 की। तो दोनों ही स्टॉक्स आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है ऑल्दो। बट आस्था, जैसे आपने सुना, हर कोई यही चाहता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है एटलीस्ट वो प्रोटेक्टेड रहे, प्रिंसिपल। तो इसीलिए जानना चाहते हैं कि इनका भाव कब आ सकता है, क्या कमेंट्स होंगे आपके? भाव आने में यहाँ पे तकरीबन 3 महीने तो इनको मिनिमम रखनी चाहिए। तो 3 महीने की समय सीमा रखेंगे मेरे हिसाब से, और रिजल्ट्स बढ़िया आए, क्योंकि अब जनवरी में नतीजे आना चालू हो जाएंगे तो वहां पे नजर बनानी पड़ेगी। अगर आए तो बिल्कुल इनके भाव इनको दिखने को मिलेंगे। तो अभी 3 महीने के हिसाब से तो पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस फिर भी जरूरी रहता है। तो मेरे हिसाब से 960 का लगा ले। थोड़ा नीचे का मैं लंबा दे रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉप लॉस ज्यादा सेफ रहेगा। तो बने रहे 960 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें एक बार अगर इसने 1165 का लेवल तोड़ दिया तो इनको पोजीशन में चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट प्राइस तो 1152 की है, लेकिन फिर और बढ़िया तेजी इस काउंटर पे लौट के आएगी। तो सब चीजों को देखना है, नतीजों को भी देखना है, 3 महीने की समय सीमा भी रखनी है और स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। दूसरा सवाल इनका विप्रो पे था। विप्रो की बात करें तो विप्रो का जो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है वो यही दर्शा रहा है कि अगर इसने 370 का लेवल तोड़ा तो एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि फिर भारी मंदी आएगी। अगर वो नहीं तोड़ता है, मेंटेन कर जाता है और ऊपर में एक बार 416 420 के ऊपर निकलने लगता है तो मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी आएगी और इनकी कॉस्ट प्राइस जो आएगी वो फिर हमें देखने को मिल सकती है 445 से 480 के स्तर पे। दोनों ही स्टॉक्स को 3 महीने की समय सीमा मानते हुए बने रहने की सलाह है। ओके, अमित गुप्ता है अगले कॉलर, बहरूच यूपी से। अमित जी नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो हेलो अमित जी सवाल पूछिए प्लीज। हाँ मैम, मैंने अडानी पावर के शेयर लिए थे 450 शेयर 390 रुपए के रेट पर। ओके, तो मैडम क्या करना चाहिए उसमें? और आपका ये इन्वेस्टमेंट का व्यू है इसमें? 3 महीना पहले किया मैडम हमने। ठीक है, तो 450 स्टॉक से 390 की बाइंग है, 310 पे कर रहा है ट्रेड। आज तक क्या सजेशन? स्टॉक थोड़ा सा अभी वीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर सर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक बार बने रहे, और नहीं ले सकते तो एक स्टॉप लॉस का ध्यान रख लें। अगर ये किसी भी वजह से 300 के नीचे बंद करने लगे तो फिर आप एग्जिट ही कर जाइएगा, क्योंकि फिर और ज्यादा गहरी यहाँ पे हम गिरावट देख सकते हैं। अभी तो बने रहिए, लेकिन एग्जिट करने की सलाह रहेगी अगर ये स्टॉक बंद होता है 380 300
माफ कीजिएगा 280 से 300 के जोन के बीच। ओके, होल्ड करने की सलाह है। विशाल है अगले कॉलर हमारे साथ। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। जी मैम, मेरा यूपीएल का शेयर है 791 पे मैंने लिया था, और अभी जो है Okay. उसका मतलब गिर गया मार्केट थोड़ा सा। 1000 शेयर था मेरा। तो क्या करना है? 791 की आपकी बाइंग है यूपीएल में, 100 स्टॉक्स है। जी जी मैम। और कितना समय आप दे सकते हैं इसको? और समय का कोई अभी फिलहाल में बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, 791 की बाइंग है, 780 पे ट्रेड कर रहा है, भाव के आसपास ही है, इतना नीचे नहीं है। आस्था होल्ड करें या कोई और सजेशन? नहीं, बिल्कुल होल्ड ही करना है, क्योंकि जिस तरह की चार्ट फॉर्मेशन बनी हुई है ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से अगर तेजी आ गई तो और अच्छा तेज हो जाएगा, मतलब अगर ये 800 के ऊपर पार कर गया तो बढ़िया तेज हो जाएगा, इसलिए बने ही रहना है। लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं नीचे का दे रही हूँ 739.40 के आसपास, तो 739 के स्टॉप लॉस के साथ बने ही रहना है। हो सकता है आने वाले कुछ समय में 750 से लेके 810 के बीच में घूमता रहे, लेकिन जिस दिन ये 800-810 के ऊपर निकला और अच्छा तेज हो जाएगा काउंटर, और फिर ये जा सकता है 850 के आसपास तक। तो होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अगले कॉलर भरत चौधरी हैं हमारे साथ मुंबई से। भरत नमस्कार, बताइए सवाल। चलिए, भरत से बातचीत नहीं हो पा रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आस्था हमारे साथ बनी हुई है, जल्द वापस आते हैं। And Venkat, I want you to take charge. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T, और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत है। बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने की लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं, और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था हमारे साथ मौजूद है क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं और
फेसबुक पर भी हमें ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं और ट्विटर पर भी, लेकिन फेसबुक से ले लेते हैं पहले क्वेश्चंस को। और जो सवाल हमें आया है वो जीएम ब्रिवरीज पर भेजा है जानवी ने। 826 की बाइंग है। आस्था बताइए क्या सजेशन होगा इनका? बिल्कुल, जीएम ब्रिवरीज में मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। साइडवेज ट्रेंड रहेगा 580 से 650 के ऊपर, स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे जो कि तकरीबन आ रहा है 580 का। इनिशियल टारगेट यहाँ पे रहेगा 650 का और उसके बाद 760 का। ओके। और अगला सवाल भेजा है सनी ने द्वारिकेश शुगर पर ट्विटर पर। 460 क्वांटिटी है, बाइंग प्राइस है 99.5 का द्वारिकेश शुगर में। व्यू है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा अभी ये काउंटर वीक लग रहा है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ 94 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, अगर ट्रिगर हो तो निकल जाए। और बाकी अगर लॉन्ग टर्म रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट शॉर्ट टर्म में 94 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करना चाहिए। ऊपर में टारगेट रख सकते हैं ये तकरीबन 96 से लेके 102 का। ओके। एक सवाल भेजा है हमें विशाल ने पंजाब से। 1000 धनलक्ष्मी बैंक के स्टॉक्स हैं इनके पास। परचेजिंग प्राइस है 24.25 का। टाइम फ्रेम है 2 मंथ्स। बताइए आस्था। बिल्कुल यहाँ बने रहना है। बहुत अच्छी पोजीशन चार्ट्स पे यहाँ पे बनी हुई है। मेरे हिसाब से 2 महीने के हिसाब से यहाँ पे बने रहेंगे तो बढ़िया फायदा होगा। यहाँ पे टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 30 तक के रह सकते हैं। बने रहिए 2 महीने के हिसाब से। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 18 का लेवल रख सकते हैं। देवेश नायर ने सवाल भेजा है देहरादून से। एलआईसी के स्टॉक्स हैं 150 शेयर, 716 की बाइंग है। दूसरा स्टॉक है आस्था ट्राइडेंट का, 1450 क्वांटिटी, 39 की बाइंग। तो एलआईसी में 716 की बाइंग, ट्राइडेंट में 39 की बाइंग। व्यू 1 मंथ का। 1 मंथ का है। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना है एलआईसी में। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस तकरीबन इनकी कॉस्ट प्राइस का रखते हुए होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 750 से लेके 800 तक के रहेंगे। दूसरा सवाल कौन से काउंटर पे था दीपाली? ट्राइडेंट। जी बिल्कुल, ट्राइडेंट में भी अगर मंथली चार्ट पे देखूं तो अभी तो ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग में अटका हुआ है। 33 से 48 का तैयार रहिए, इसी में घूमता रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ रखना है 33 के और इनिशियल टारगेट्स इसमें आ सकते हैं पहले 41 के और उसके बाद 43, 44 के। ओके, चलिए तो ये है आपके लिए सजेशन दोनों ही स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से। सवाल इतने ही लेंगे। आस्था कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद। शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर, ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार। घर में फैमिली की डिमांड्स और ऑफिस में काम की